नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। मैंने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी अपने इस एपिसोड इतिहास के पन्नों से कश्मीर के साम्राज्यों के बारे में और कश्मीर की जानकारी हम कहां से पाते हैं। तो हमने बताया था कि कल्हण की राज तरंगिणी एकमात्र ऐसा विस्तृत स्रोत है जहां से हम कश्मीर के बारे में बहुत क्रमबद्ध तरीके से जान पाते हैं। हमें बहुत विस्तार से जानने को मिलता है कल्हण की राज तरंगिणी से। तो कल्हण ने जो 3 राजवंशों का उल्लेख किया है अपने राज तरंगिणी में, आरंभ के तो 3 तरंगों में उसने ऐतिहासिक काल के बारे में बताया है। कश्मीर का ऐतिहासिक काल के में कैसे सांस्कृतिक विकास हुआ, वहाँ की सभ्यताएं कैसे पनपी, और बाद के तरंगों में 4थे से लेकर 8वें के बीच में उसने 3 राजवंशों का उल्लेख किया है और बहुत क्रमबद्ध तरीके से उल्लेख किया है। तो इस उल्लेख में पहला राजवंश जो था वो कारकोट वंश का था। कारकोट वंशीय शासक अपने आप को नाग कुल से जोड़ते थे, यानी ये अपने आप को नागवंशी मानते थे। इनका प्रथम शासक जो था वो दुर्लभ वर्धन था। 627 ईस्वी के आसपास ये गद्दी पर बैठा और 649 ईस्वी के आसपास तक ये गद्दी पर रहा। इसका विवरण चीनी वृत्तांतों में भी मिलता है। ये सिर्फ कल्हण की राज तरंगिणी में ही नहीं मिलता, चीनी विवरणों में भी इसका नाम मिलता है। और चीनी लेखक इसे तू लो प कहते थे, तू लो प। तो इस नाम से वो चीनी ग्रंथों में इसका उल्लेख है। और कश्मीर के शासकों का चीनी शासकों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, मित्रोत संबंध था। ये राजदूतों का आदान प्रदान करते थे। इसी के शासनकाल में वेनसांग इसके दरबार में आया था कश्मीर में। जब दुर्लभ वर्धन शासन की बागडोर संभाले हुए था तो इसके राज दरबार में वेनसांग आया था और कुछ दिन रहा भी था। उसके बाद इसका पुत्र हुआ प्रतापादित्य, या उसको दुर्लभक भी कहा गया, उसको श्री प्रताप भी कहा गया। इसी के नाम श्री प्रताप के नाम से उसने सिक्के भी चलाए और इतिहास में इसका नाम श्री प्रताप के नाम से भी है। उसके बाद चंद्रापीड़ हुआ, तारापीड़ हुआ। इसका तारापीड़ का पुत्र हुआ ललितादित्य मुक्तापीड़, जो कारकोट वंश का सबसे महान शासक था। और उसने राज्य विस्तार लगभग पूरे उत्तर भारत में इसका साम्राज्य विस्तार हुआ और अपने समकालीन लगभग सभी राजाओं को हराया। ये बहुत बड़ा वास्तु निर्माता था। उसने कन्नौज के शासक को हराया और गौड़ तक के शासक को, माने लगभग वो बंगाल के मुहाने तक इसकी सेनाएं गईं और वहाँ के शासकों को पराजित किया। तो लगभग उत्तर भारत के सभी प्रमुख शासकों को इसने हराया था अथवा ये प्रभाव में लिया था। चीन के शासकों के साथ भी इसके बड़े अच्छे संबंध थे। मुस्लिम शासकों का भी उससे भी जो इसके संबंध बड़े अच्छे थे। और कहा जाता है कि जो अफ़गान के शासक थे, शाह थे, जो अफ़गान का परिवार था, शाही परिवार, उसके लोग इसके दरबार में नौकरी करते थे, इसके सेनाओं में शामिल थे। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान से लेकर के पूरे उत्तर भारत तक और चीन तक इसके बड़े अच्छे संबंध थे। उत्तर भारत में बहुत बड़ा प्रभाव था इसका। ललितादित्य मुक्तापीड़ का जो शासनकाल था वो 734 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इसका अवसान काल था लगभग 760 से 761 के बीच में। लगभग 35-36 वर्षों का इसका शासनकाल रहा। लेकिन ये कश्मीर के महान शासकों में से एक माना जाता है। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। इसके द्वारा बनवाया गया मार्तंड मंदिर, इसने मार्तंड तीर्थ नाम से एक मंदिरों का समूह बनवाया, जिसमें से मार्तंड मंदिर सबसे विशाल और अपनी भव्यता के लिए मशहूर था। इसने एक
परिहासपुर नाम का नगर भी बसाया। इसके अवशेष कहा जाता है कि आज भी कश्मीर में मौजूद हैं, हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन उस खंडहर को देख करके ऐसा महसूस होता है कि ये मारतंड मंदिर अपने समय में बहुत विशाल रहा होगा। उसके बाद इसके शासक जो उत्तराधिकारी थे वो इसके समान योग्य न हो सके और धीरे धीरे कारकोट वंश का क्षरण होने लगा। कहा जाता है कि जब इसने कन्नौज के शासक, जिसका नाम यशोवर्मा था, कन्नौज के शासक पर जब आक्रमण किया और उसे पराजित किया, तो कन्नौज का शासक उस समय उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था और उसके दरबार में बहुत से विद्वान रहा करते थे। उनमें से 2 विद्वान बहुत बड़े थे और आज भी उनका बड़ा नाम है। एक थे भवभूति और एक थे वाक्पतिराज। इन 2 विद्वानों को ससम्मान वो अपने दरबार में लाया और उचित स्थान दिया, मान सम्मान दिया और उन्हें राज दरबार में प्रमुख स्थान दिया। तो वो साहित्यकार और ऐसे कवियों और लेखकों का भी बहुत सम्मान करता था, आदर करता था, धार्मिक प्रवृत्ति का था, साथ में वास्तु निर्माणता था। वो वास्तु निर्माण की हर कला से परिचित था, तो वास्तु के निर्माण की कला को जानता था वो, और हर प्रमुख स्थानों पर उसने ऐसे वास्तु निर्माण किए। हालांकि अब उसके अवशेष नहीं मिलते, चाहे उल्लेख उसका बहुत विस्तार से नहीं है, लेकिन उसके विवरणों को अगर आप देखें तो ये निश्चित होता है कि वो वास्तु निर्माता था, धार्मिक प्रवृत्ति का था और विद्वानों का आदर करता था। और ललितादित्य मुक्तापीड़ के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए कमज़ोर हुए, योग्य नहीं हुए और धीरे धीरे ये खत्म हो गया ये राजवंश। और बाद में लगभग 855 के आसपास एक दूसरे राजवंश का उदय हुआ जिसका नाम है उत्पल वंश। अगले एपिसोड में हम उसकी चर्चा करेंगे। कारकोट वंश का जो मुख्य तौर पे शासनकाल था इन शासकों का, वो लगभग 225 वर्षों के आसपास था। 225 वर्षों के शासनकाल में इस राजवंश ने अमिट छाप छोड़ी कश्मीर के ऊपर और अपनी वीरता हो या अपनी सांस्कृतिक विविधता हो, अपने द्वारा वास्तु निर्माण हो या नगरों को उन्नत करना हो अथवा विद्वानों का की साहित्यिक उन्नति हो, विद्वानों का सम्मान हो और सांस्कृतिक उत्थान हो, कारकोट वंश के शासकों में ये सभी विविधताएं मौजूद थी। तो अगले एपिसोड में हम उत्पल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।